नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तजिंदर बग्गा ने घर पहुंचते ही केजरीवाल को दी खुली चुनौती। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ दिए बयान पर केजरीवाल मांगे माफी। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में सौरभ गांगुली के घर किया डिनर। गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें फिर हुई तेज। महाराष्ट्र के लाउडस्पीकर मामले में कांग्रेस की एंट्री। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बड़ा दावा, राज ठाकरे से डरती है उद्धव सरकार। राहुल गांधी ने रैली से पहले कार्यकर्ताओं से पूछा क्या बोलना है। बीजेपी ने तंज कसते हुए शेयर किया वीडियो। अलकायदा के मुखिया जवाहरी का नया वीडियो हुआ जारी। पीएम मोदी और सीएम योगी को बताया दुश्मन। आज की सबसे पहली खबर तजिंदर पाल सिंह बग्गा की। पंजाब पुलिस से रिहा होने के बाद बग्गा दिल्ली अपने घर लौट आए हैं और लौटते ही केजरीवाल को खुली चेतावनी दे दी है। बग्गा ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि जब तक केजरीवाल कश्मीरी पंडितों पर दिए गए अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते तब तक लड़ता रहूंगा। अगर केजरीवाल को लगता है मैं डर कर सवाल करना बंद कर दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं केजरीवाल से सवाल पूछता रहूंगा, चाहे वो 100 एफआईआर दर्ज करा लें। डॉक्टर साहब, केजरीवाल माफी मांगेंगे या फिर से बग्गा को अंदर करने की नई रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, बग्गा को गिरफ्तार कराने के चक्कर में केजरीवाल की जो फजीयत हुई है, ऐसी फजीयत केजरीवाल की पहले कभी नहीं हुई थी। क्या क्या मसले उठ गए हैं कि जिस हिसाब से आपने एक दागदार डीएसपी को एक इल्लीगल काम के पीछे लगा दिया, इसका मतलब है कि पीछे कोई साजिश बाकायदा केजरीवाल ने रची कि कोई ईमानदार व्यक्ति तो करेगा नहीं ये इल्लीगल काम। किसी आत्मकामी व्यक्ति के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोई आदमी अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाएगा। लेकिन इस सारी स्ट्रेटजी में एक दिक्कत जो केजरीवाल इसको कह सकते हैं, दिक्कत इसको मूर्खता भी कह सकते हैं, कि जिसे आप ट्रोल कह रहे थे अब तक, जिसे आप कह रहे थे कि ये उल्टी पुल्टी बातें सोशल मीडिया में लिखता है, अफवाह फैलाता है, दंगा भड़काता है, वो आज एक लीडर बनकर उभर गया आपकी गलती की वजह से। तमाम बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हिम्मत तो आएगी ही। जो बात जिस चीज़ के लिए आपने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, अब वो चीख चीख कर कह रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। केजरीवाल इस पूरे गेम में, मतलब अपने ही खेल में, वो हार गए और तजिंदर पाल सिंह बग्गा जीत गया। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ दिल्ली सरकार को बग्गा की चुनौती, तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार की बढ़ रही मुसीबतें। गृह मंत्री अमित शाह ने कल बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली से उनके घर पर मुलाकात की और डिनर किया, जिसकी फोटो भी वायरल हो रही है। इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक कयासबाजी शुरू हो गई है कि सौरभ गांगुली भविष्य में बीजेपी से जुड़ सकते हैं। लेकिन सौरभ गांगुली ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वो अमित शाह को 2008 से जानते हैं और शाह बंगाल में थे, इसीलिए मुलाकात हुई, लेकिन दीदी को इससे मिर्ची लग गई है। डॉक्टर साहब, इस मुलाकात के पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, पॉलिटिकल लीडर कहीं जाकर के मिलते हैं, उसका एक मैसेज होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी से मिलने गए, मिल भी सकते थे, प्राइवेट मीटिंग होती है, आप बताते नहीं हैं। आप वहां जाते हैं, खबर बनती है, तस्वीरें बाहर आती है, तो ये तो प्राइवेट मीटिंग होती नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि जो बातचीत हुई, जिस मंशा, जिस प्रकरण के तहत ये डिनर पार्टी की गई, उसके बारे में आप जानकारी नहीं दें। लेकिन ये राजनीति में होता नहीं है। कई सारे लोग, विपक्षी नेता, आपस में एक दूसरे के बहुत ही गहरे पर्सनल फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन ये साथ में पार्टी भी करते हैं, शाम में मिलते भी हैं। लेकिन जब मीडिया में खबर बनाई जाती है कि वो उनसे आज मुलाकात हुई, तो इसका मतलब है कोई ना कोई संदेश है। गांगुली भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे, इसकी चर्चा चुनाव से पहले भी हो रही थी। गांगुली इस वक्त बीसीसीआई के चीफ है, आगे राज्यसभा भी जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी भेज सकती है।
तो ये कहना कि ये बिल्कुल ही प्राइवेट तरह की मीटिंग थी और हम तो सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं, 2008 से उनका बेटा वो हमारे साथ जो है वो बीसीसीआई में हम लोग साथ में काम करते हैं, तो ये कटसी है। भाई कटसी है तो तस्वीरें क्यों बाहर आ रही हैं, क्यों इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? ये अमित शाह बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को फिर से ममता को चुनौती देने लायक खड़ा कर सकें, उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। एक मैसेज तमाम बंगाल के भद्र लोग को भी गया होगा कि देखो, आप ममता के साथ हो, लेकिन आपका सबसे बड़ा हीरो हमारे साथ है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ बंगाल की सियासत में हलचल हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के लाउडस्पीकर के मुद्दे पर कांग्रेस की एंट्री हो गई है और एंट्री होते ही कांग्रेस अपनी ही सरकार पर बरस पड़ी है और कई तरह के आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ी बात कही है कि महाराष्ट्र पुलिस ने औरंगाबाद में रैली के लिए 16 शर्तें रखी थी, जिनमें से 12 का उल्लंघन किया गया। राज ठाकरे के खिलाफ 2 अदालतों से गैर जमानती वारंट भी आया है, फिर भी मुंबई पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही है? राज्य सरकार राज ठाकरे से डरी हुई लग रही है, इसीलिए कोई कार्रवाई करने से डरती है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस तो उद्धव सरकार को डरपोक बता रही है। देखिए, इसका मतलब है कि बीएमसी चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम पे लग गई हैं। अब उद्धव ठाकरे को डरपोक बताना और कांग्रेस शिवसेना की तरफ से इसका कोई रिस्पांस नहीं देना, ये अपने आप में बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बैकफुट पे हैं। अदरवाइज संजय निरुपम के इस बयान के ऊपर ये बयान कोई और दे दिया होता, अगर बीजेपी दे दी होती, राज ठाकरे दे दिए होते, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये बयान आया होता कि उद्धव ठाकरे डर गए हैं, तो शिवसेना पूरा तोप बंदूक लेकर के जो है उसके पीछे खड़ी हो गई होती और एक से एक गोले जो है वो दाग रही होती। लेकिन ये जो चुप्पी है, इसका मतलब साफ है, 2 बातें। कांग्रेस पार्टी बीएमसी चुनाव में एक अलग रुख अपनाएगी। बार बार पटोले साहब जो उनके अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो शिवसेना का क्या होगा? आप अपनी ही सहयोगी पार्टी के लीडर के द्वारा कायर और डरपोक कहे जा रहे हो और फिर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि शिवसेना से कोई ना कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक मिस्टेक हुई है, जिस वजह से वो कांग्रेस के इस तरह के बयानों के ऊपर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। कांग्रेस पार्टी का पत्ता अब धीरे धीरे देश के सामने आने लग रहा है। शरद पवार क्या करेंगे, ये अभी एक मिस्ट्री है। कहने का मतलब ये है कि राज ठाकरे के प्रकरण में शिवसेना, उद्धव ठाकरे वो एक तो बीजेपी और अपोजिशन की वजह से फंसे हुए थे, अब अपने सहयोगी के भी निशाने पे वो आ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ राज ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और बीजेपी ने राहुल गांधी को एक वीडियो के जरिए घेरा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं से बात करते नजर आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि अभी प्रदेश में क्या चल रहा है और उन्हें अपने भाषण में क्या बोलना है और आज की थीम क्या है, जिस पर अमित मालवीय ने कहा है कि ऐसा तब होता है जब आप निजी विदेश यात्राओं और नाइट क्लबिंग के बीच राजनीति करते हैं। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और राज्य में क्या हो रहा है इनकी खबर ही नहीं है। देखिए, खामखा अमित मालवीय ने राहुल गांधी के इस वीडियो को वायरल कर दिया। जी भाई, आप क्या उम्मीद करेंगे उनसे? मैं तो यहाँ मानने वाला हूँ कि इंडिया का मैप आप दिखा दें, उनको बता दें भाई तेलंगाना कहाँ पे है, तो राहुल गांधी शायद नहीं बता पाए। और उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि वो कहीं भी रैली में जाएं और सारी चीज़ें, लेकिन वीडियो भी लाजवाब है। वो सारे लोग बैठे हुए हैं, हाथ ऊपर करके वो बोल रहे हैं कि भाई आज का मुद्दा क्या है, क्या बोलना है, और उनको ये समझ में भी आया कि कोई लोग वीडियो ले रहा है, तो उसको उन्होंने खुद ही भगाया भी कि अब जाइए, अब आप लोग जाइए, आपका काम हो गया। मतलब फिल्म नहीं थी, ट्रेलर था, क्योंकि उसके बाद जो हुआ होगा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद तमाम कांग्रेस के लीडर्स वो बता रहे होंगे, सर ये यहाँ मसला है, ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम ये है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। क्योंकि राजनीति में जो सक्षम लोग होते हैं, जो नेशनल लीडर होते हैं, उनके सामने तो हर कंस्टिट्यूंसी, हर इलाका, वहाँ के प्रॉब्लम, वहाँ का सब कुछ
बड़ा लीडर वो होता है जो स्थानीय लीडर के सामने बैठता हो और ये कहता हो कि आज हम ये स्ट्रेटजी पे चलेंगे, इस इलाके में ये सारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है और शायद इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की हालत आज जो है वो इन्हीं कारणों की वजह से है। जी डॉक्टर साहब, ग्लोबल आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगल दिया है। अलकायदा ने कश्मीर को लेकर एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इस वीडियो में जवाहिरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी को दुश्मन बताया है। अरब देशों की तरफ से मोदी सरकार के समर्थन का भी विरोध किया। इतना ही नहीं, जवाहिरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना मुसलमानों के मुंह पर तमाचा है। घाटी में जंग को जिहाद बताते हुए हथियार उठाने को कहा। इससे पहले जवाहिरी ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर भी बयान जारी किया था। ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के एबटाबाद में मारे जाने के बाद अलकायदा की कमान अयमान अल जवाहिरी के हाथ में है। डॉक्टर साहब, ये वीडियो जारी करने का क्या मकसद है? देखिए, बार बार इस तरह से जारी किया जाता है वीडियो। पहले 8 साल 10 साल पहले अल जवाहिरी का वीडियो आया करता था तो उसमें भारत का जिक्र नहीं होता था जी। अब जिक्र हो रहा है। ये चिंता का विषय है। मतलब ये अलकायदा की नज़र हिंदुस्तान के ऊपर है और जिस हिसाब से आप देखिए, गोरखपुर में एक व्यक्ति आईटी का इंजीनियर वो घुस जाता है और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। जिस हिसाब से अलग अलग जगहों से विस्फोटक मिल रहे हैं, जिस हिसाब से पीएफआई हिजाब के नाम पे, तो आर्टिकल 370 के नाम पे, सीए के नाम पे आंदोलन करता है, तो आतंकी संगठनों की नज़र हिंदुस्तान पे इसलिए भी है क्योंकि उनको लगता है कि ये एक ऐसा फर्टाइल जगह है जहां वो अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। और इंटेल रिपोर्ट यही बता रही है कि आईएसआईएस हो या फिर अलकायदा हो, वो हिंदुस्तान में मुस्लिम युवाओं के दिमाग को पल्यूट करने में जुटे हुए हैं। अब मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। ये बयान जो अल जवाहिरी की तरफ से आया, वही बात ओवैसी भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है और वो टारगेट कर रही है। ये ज्ञानवापी के मसले के ऊपर उन्होंने एक बात कह दी। अब सवाल ये है कि भाई आप कोई नई बात तो आप बताओ, ये कौन सी बात आपने कह दी? भारतीय जनता पार्टी दुश्मन नहीं है। मुसलमान इस देश का वो भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है। आप प्लान करके स्ट्रेटजिक वोटिंग करेंगे कि एन केन प्रकारेण कोई भी जीत जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोटिंग करेंगे, तो डेमोक्रेसी में आप किस तरीके से आप ये उम्मीद रखते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना सब कुछ तबाह और बर्बाद भी कर लें, दुश्मनी इस तरह से निभाएं और ये भी एक्सपेक्ट करें कि आपको थाली में परोस के खाना सर्व किया जाएगा? ये सही नहीं है। अलकायदा, आईएसआईएस अब हिंदुस्तान के अंदर एक थ्रेट बनता चला जा रहा है। सरकार को बहुत ही मुस्तैदी से एक्शन लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।